हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात करते चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई एटॉमिक मॉडल के बारे में। और एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको दो मॉडल समझाए थे। एक तो मैंने आपको समझाया था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और एक मैं बात कर रहा था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और मैंने आपसे कहा था थॉमसन का मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। और आपको पता भी लग गया होगा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में काफ़ी बातें हमारे लिए सीखने लायक भी है। और एग्जाम में भी, चाहे आप एनसीईआरटी की बात करो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, रदरफोर्ड के मॉडल से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जितना भी लेवल रदरफोर्ड के मॉडल से बन सकता था वो मैंने आपके साथ कवर किया है। इसके बाद जब मैं इन टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा रदरफोर्ड के मॉडल को, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा, उसको आपको सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस भी आ जाएगी। वो बात करेंगे जब हम, और उसका फिर सॉल्यूशन भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। वीडियो के द्वारा ही आपको उसकी सॉल्यूशन की भी वीडियो भेज दी जाएगी। क्लियर बात है? तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, और इससे पहले मैंने बात की थी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की। यानी मैं बात करूंगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने आपसे कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब थॉमसन के एटम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है तो 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा लेस देन 90 पे डेविएट हुए थे और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% जो एटम है वो खाली है। इस एटम का पूरे के पूरा जो मास है उसके सेंटर में था, जिसे उसने बोल दिया न्यूक्लियस। फिर मैंने आपको उसके एंगल के बारे में बताया था जो कि ट्रेजेक्ट्री एंगल था। और ट्रेजेक्ट्री एंगल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता था वो भी मैंने आपको इनसे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एन थीटा की जो वैल्यू है एन आई पर डिपेंड करेगी, जेड स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी और थीटा पर डिपेंड करेगी। और जो भी उनके फॉर्मूले थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में होकर गुजरेगा तो जो डिस्टेंस होगी उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिस शॉर्ट में बोलते हैं हम डोका। उसकी वैल्यू क्या थी? मैं बताया था आपको, आर इक्वल टू क्या था हमारे पास, 2kZe स्क्वायर ओवर काइनेटिक एनर्जी बताई थी मैंने आपको। यानी आर की वैल्यू जो थी वो जेड पर डिपेंड करती थी और साथ में किस पर डिपेंड करती थी, काइनेटिक एनर्जी पर। ये बातें मैंने आपसे कही थी। फिर हम ये बातें किसके बारे में थी? ये बात थी पर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर हमने बात की थी इसके मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। उसमें मैंने पहला पॉइंट आपको क्या समझाया था कि ये जो मॉडल दिया गया था वो किसके आधार पर दिया गया था? यह मॉडल रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। यानी रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर इस मॉडल को दिया था। दूसरी बात क्या कही उसने कहा एटम में दो भाग होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट को क्या बोल दिया उसने? न्यूक्लियस। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियस मॉडल। उसने कहा इस न्यूक्लियस में पूरे का जो एटम है उसका मास कंटेन होगा। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज रखेगा भाई? पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव। इसके अलावा जो बच गया जो भाग कहलाता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो क्या रखता है? जो कंटेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों को रखता है उस पे ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो जिम्मेदार होता है भाई आयतन के लिए। यानी आयतन तो किसका होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। और मास किसका होगा भाई? न्यूक्लियर पार्ट का। ये दो बातें याद रखने वाली है कि न्यूक्लियर पार्ट किसके लिए जिम्मेदार होता है? मास के लिए। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसके लिए जिम्मेदार होता है? वॉल्यूम के लिए। बात समझ आ रही है आपको? फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिव रूप से आप क्या बोल सकते हो भाई? न्यूक्लियन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से, जो कि होता है मास। क्योंकि पूरे के पूरे एटम का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होगा, उसे आपने बोला था मास नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। क्लियर बात थी? ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वॉल्यूम जो एटम का है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम ज्यादा होता है। बताया था मैंने आपको। और उसके आधार पर हमने एक रिलेशन निकाला था रेडियस का, कि जो एटम की रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस की 10⁵ टाइम ज्यादा होती है। यानी जो एटम की न्यूक्लियस जो रेडियस होती है वो न्यूक्लियस की रेडियस की 1,00,000 गुना ज्यादा होती है। बात क्लियर थी? फिर अगले वाला पॉइंट क्या लिया था हमने कि जो वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? मास नंबर पर। फिर उसके आधार पर हमने रिलेशन निकाला था कि रेडियस जो न्यूक्लियस की होगी वो होगी r0 इंटू a⁻⁴, जहां पर r0 क्या था हमारे पास? रेडियाई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी अपने पास? 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बात क्लियर थी? इसके अलावा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था
जो पॉइंट नंबर 6 था कि जो एटम होता है उसकी डेंसिटी फिक्स होती है किसके अकॉर्डिंग, ये बात है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ये बात किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने कहा आप चाहे कोई सा एटम ले लो, आप चाहे सोडियम एटम लो, चाहे क्लोरीन लो, चाहे फ्लोरीन लो, चाहे ब्रोमीन लो, उनकी डेंसिटी फिक्स होगी। और डेंसिटी फिक्स होती है, क्यों होती है, ये बात मैंने आपके साथ इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर किसी विद्यार्थी ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो पहले वो उन लेक्चरों को देख ले, उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करे भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये बात थी इससे पहले वाले लेक्चर की, जो मैंने आपको रिवाइज करके समझा दिया ताकि आगे की बातों को आप तरीके सीख पाओ और उन्हें समझ पाओ। तो हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, यानी लास्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट नंबर हमारे पास 7 कौन सा है, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक, हम बात कर रहे थे भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। और इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई पॉइंट नंबर 7। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब सुनो लास्ट पॉइंट क्या है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, देखो रदरफोर्ड ने कहा ये आपके पास एटम है, ये था रदरफोर्ड एटम। इसने कहा यहां पर न्यूक्लियस होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसको क्या माना है उसने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी विद्यार्थी इसे ऑर्बिट ना समझे कि ये कोई ऑर्बिट है, जैसे आप कहते हो ना SPDF, रदरफोर्ड ने कभी भी ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था। तभी तो वो एटम की साइज, उसके ऑर्बिट्स, उसके इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम, इनको समझाने में असफल रहा था। बात ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने कभी भी ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये दिखाने के लिए है, ये इसको कोई ऑर्बिट ना समझे कि सर ये S ऑर्बिटल है, फिर P हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर F हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने इनके बारे में बातें नहीं की थी, यही तो रदरफोर्ड की कमी थी भाई। बात करेंगे ना कमियों की आगे हम, उससे पहले सुनो, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो उसने कहा रदरफोर्ड ने क्या कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी अपनी एनर्जी को कम करेगा, खर्च करेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन, जब चक्कर लगाएगा। और ये बात कहकर ही रदरफोर्ड ने अपनी कमियों को जागृत कर दिया था भाई। उसने क्या कहा था, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी का क्या करता है, हास करता है, मैं कहूं कमी करता है, यानी अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। उसने कहा इधर से जो अट्रैक्शन होगा भाई इस इलेक्ट्रॉन पर, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर जान दो ना, स्थिर मतलब क्या होता है, रेस्ट पे हो जाना, ना तो आगे जाएगा ना पीछे आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो मैं कहूं अंदर से कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस था, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस था, मैं कहूंगा अंदर से बताओ अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं कहूंगा यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करेगा यहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर भी बाहर भी तो फोर्स लगेगा भाई, इसके बाहर भी तो फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। दो होते हैं, एक तो अपकेंद्रीय बल जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। बात क्लियर है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा, तो बाहर कौन सा फोर्स काम करे, FC। FC का मतलब जानेंगे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर कौन सा फोर्स काम करे, FA। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रेस्ट पर होगा, बताओ FA बराबर FC होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो दो फोर्स काम करते हैं, अंदर न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FA। और बाहर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कौन सा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। और आप जानते हो सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FC, क्या होता है उसकी वैल्यू mv²/r। यही तो होती है, पढ़ा होगा ना आपने मैथमेटिक्स में, कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है तो उसका जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, mv²/r, mv²/r। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, mv²/r बोल देते हैं हम। क्लियर बात है? वापिस सुनो बात ध्यान से भाई, जो अपने पास 7th पॉइंट है वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल आएगा इस पॉइंट के ऊपर ही आधारित होगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, यानी अपनी एनर्जी क्या करता है, कमी करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप रेस्ट में मानोगे तो अंदर इसके अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बाहर इसके कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कहूंगा जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अंदर वाला अट्रैक्ट फोर्स और बाहर वाला जो फोर्स है, बताओ बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो स्थिर हो जाएगा। अगर मान लो ये फोर्स ज्यादा स्टेबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा स्थिर हुआ तो उधर चला जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की। बात समझ में आ रही है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, इसे बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे फिजिक्स में पढ़ोगे आप, इसे कूलाम्बिक फोर्स बोलते हैं भाई, इसे कूलाम्बिक फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, k Z E² / R²।
और फोर्स ऑफ सेंटीमीटर क्या होता है बताया था मीना आपको, mv²/r। ये वैल्यू किसने दी, ये वैल्यू बताई थी भाई रदरफोर्ड ने। सुनो ध्यान से, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था वो सबसे पहले किसने बताया था। विद्यार्थियों को बोहर का ही ध्यान रहता है, क्यों बोहर में भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना बोहर से पहले इस पॉइंट को किसने डिस्कस किया था, रदरफोर्ड ने। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ सेंटीमीटर। कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेस्ट पर होगा। बात समझ रही है। ये 7वां पॉइंट था किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये सातों के सातों पॉइंट तरीके समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो ये अपने पास था पॉइंट नंबर 7। जो पॉइंट नंबर 7 हमसे क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो अंदर वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाहर के सेंटीमीटर फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर। हम जानते हैं सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। और हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम बल बोलते हैं इसे, कूलाम बल। कूलाम बल पढ़ोगे फिजिक्स में चलता ही। किसकी वैल्यू क्या होती है, kZe²/r²। ये वैल्यू होती है इसकी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या है, F बराबर क्या होता है हमारे पास FC। ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 7। ये हो गए टोटल पॉइंट किसके बारे में, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। बात समझ आ गई आपको, पूरे सातों के सातों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से पॉइंटों को डिस्कस किया था। क्लियर बात है, बात समझ। अब सुनो रदरफोर्ड की कमियां, ये तो आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्लियर बात है। अब मैं बात करता हूं रदरफोर्ड की कमियों की, यानी हम बात करेंगे ड्रॉबैक की, कि रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या रही। रदरफोर्ड की जो कमियां थी वो क्या क्या रही, देखो हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स जानते हो ना हिंदी में क्या बोलते हैं, कमियां। इंग्लिश में सीखो थोड़ा सा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। पहली कमी तो क्या थी, सुनो। पहली कमी तो उसने ये बोल के कह दी थी आपसे, उसने कहा था जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को कम करता है, यानी अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। अब सोचो, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, मान लो इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल यहां से स्टार्ट हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, सोचो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो वो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस। अब सोचो, अगर चक्कर लगाकर अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और कम होते 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 मैं कहूंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, अपने पास इस किस में आ जाएगा, न्यूक्लियस में। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो अपनी एनर्जी को कम करता 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 कहां आ जाएगा, आते आते वो कहां चला जाएगा भाई, इस न्यूक्लियस में। थोड़ा सही बनाता हूं, फिर आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी को लूज करते 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 क्या करेगा, एक पता ऐसा आएगा जो लूज करते करते कहां चला जाएगा भाई, एनर्जी कम होगी तो स्पाइरल कम हो जाएगा ना, इस न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएगा। ये किसका पाथ है, ये पाथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। किसका पाथ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता 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 कहां चला जा रहा है, न्यूक्लियस में। यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। ये बात किसके अकॉर्डिंग है, ये बात है भाई किसके अकॉर्डिंग, ये बात है अपने पास किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम हो जाने की वजह से ये धीरे 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 कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, न्यूक्लियस के अंदर। बताओ ऐसा क्या पॉसिबल होता है क्या। तो ये हो गई इसकी पहली कमी, ये होगी इसकी पहली कमी। अब सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा तो क्या परमाणु के स्थायित्व को आप समझा पाओगे क्या। तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड ने जिसके लिए अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने परमाणु के लिए अपना मॉडल दिया, उसने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया, तो दूसरी कमी ये हो गई। पहली कमी तो क्या थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को कम कर देता है, और अपनी एनर्जी कम होते होते वो एक बार कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही चला जाएगा तो क्या परमाणु के स्थायित्व को आप समझा पाओगे क्या। तो मैं कहूंगा दूसरी कमी क्या हो जाएगी, ये जो मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को, परमाणु के स्थायित्व को, परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा, असफल रहा। यानी इसने एटम की स्टेबिलिटी की बात की ही नहीं, जिसके लिए इसने मॉडल दिया उसकी बात तो इसने की। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो मॉडल है, यह मॉडल कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ऑर्बिट, ऑर्बिट कोमा सेल कोमा साइज, इनके बारे में नहीं बताता है। ये नहीं बताएगा
कि आपके पास 1s ऑर्बिटल है कि 2s ऑर्बिटल है कि 3 या इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, यानी ये ऑर्बिट के बारे में नहीं बताता। अरे आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे ऑर्बिट की साइज बढ़ेगी, बताओ एटम की साइज भी इंक्रीज होगी नहीं होगी। जैसे आप कहते हो ना, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये तो ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऑर्बिट क्या होते हैं हमारे पास, के एल एम, पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप। जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, बताओ साइज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये तो बात करता ही नहीं है ना। इसने तो ये कहा था आपके पास एटम में 2 ही भाग होंगे, एक तो न्यूक्लियर पार्ट होगा और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा। इसने ना तो ऑर्बिट के बारे में बताया, ना इसने सेल के बारे में बताया, और ना ही इसने एटम की साइज के बारे में बताया। बात समझ आई? ये कमियां थी, किसकी कमियां थी? ये कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। उम्मीद करता हूं शायद आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि पहली कमी क्या थी। उसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या होगा, जब चक्कर लगाएगा तो अपनी एनर्जी कम करेगा, और एनर्जी कम करते 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 कहां चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरी बात क्या कही उसने, अपने एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया। तीसरी बात क्या की, ना तो उसने ऑर्बिट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो कौन सी ऑर्बिट में होगा, ना उसने सेल के बारे में बात की, और ना ही उसने साइज के बारे में बात की कि किसी एटम की साइज कैसे तो बढ़ती है और कैसे करती है। ये कमियां थी कि ये ड्रॉबैक किसकी थी, ये ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। देख लीजिए आप, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के क्या थे भाई ड्रॉबैक्स, कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो क्यों फेल हो गया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो किस प्रकार फेल हुआ। क्लियर है तक बात, समझ में आ गई बात कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उसके मॉडल के पॉइंट क्या थे, उसके ड्रॉबैक क्या थे। ये हो गई अपने पास ओवरऑल रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया समाप्त। क्लियर, अच्छा कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड, काफी अच्छी बातें इस मॉडल में हमको सीखने को मिली। ट्रेजेक्टरी एंगल ले लो आप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सेपरेटर ले लो, और एटॉमिक मॉडल में भी काफी अच्छी बातें इसने हमको सिखाई है। बात समझ आ रही है आप मतलब जो भी बातें आपको समझाई गई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। और ये चेक कर लिया जाएगा जब आप उसके इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे पता लग जाएगा आपको कि आपको मॉडल कितना समझ में आया है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं इससे आगे की। अब बात कर रहे हैं हम इससे आगे की। तो हमारे पास 2 मॉडल कंप्लीट हो गए। एक तो हमने पढ़ लिया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और एक हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। एक बात आप ध्यान रख के चलना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी से भी ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। आपकी बुक में तो कुछ भी नहीं लिख रखा है, बस आपकी बुक तो एक लाइन लिख के छोड़ देती है। उसको समझाना और उसे एक्सप्लेन करना काफी टेढ़ा काम है। तो मेरा काम यही होगा कि एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन है उन लाइनों को हम तरीके से डिकोड करें, ताकि आगे जाके हमको इन टॉपिक्स में या इन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे वो वेल डेवलप और विद कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप रटो नहीं, चीजों को समझना स्टार्ट करो, ताकि कभी भी अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे समझा पाओगे और उसे सोल्व भी कर पाओ। बात समझ आ रही है आपको? तो बिना बात के हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करें आगे की, उससे पहले मैं बात करूंगा सम इंपोर्टेंट। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फिनिश हो गया। इसके अलावा हमको बात करनी है आगे की। उससे पहले हमको कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं, वो टॉपिक हमारे काफी काम आते हैं। सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां यहां पर ऐसी है, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी हमें आगे जाके आवश्यकता पड़ने वाली है। उन टर्मिनोलॉजी को हम अभी सीख लेंगे ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में यानी इस परमाणु संरचना वाले चैप्टर में हमारे यूज में होने वाली है। उन टर्मिनोलॉजी को हम इस लेक्चर में सीखना स्टार्ट करेंगे। पहली बात, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, और ये टॉपिक जो है काफी अच्छा है क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक आपने पढ़े भी होंगे। जैसे आप पढ़ते हो समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, काफी बातें आएंगी यहाँ पर। कुछ बातें तो आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी और कुछ बातें आपकी पुरानी रहेंगी। सुनो बात ध्यान से। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम डिटेल वाइज और पॉइंट वाइज पॉइंट उन शब्दावलियों को सीखेंगे, क्योंकि ये शब्दावलियां आगे जाके हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी काम में आने वाली है। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, फर्स्ट शब्दावली कौन सी है? सबसे पहले बात करूंगा मैं परमाणु मास नंबर, ले लो, द्रव्यमान संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बताया था मैंने आपको। द्रव्यमान संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। अरे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया था ना आपको में कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको आप कलेक्टिव रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, जिसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और कैपिटल ए क्या होता है? मास नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या कुछ नहीं होती, कैपिटल ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, यही तो होगा। अरे कैपिटल ए बराबर क्या होगा, कैपिटल ए बराबर क्या होगा भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो किसके बराबर होता है भाई, द्रव्यमान संख्या के बराबर। बताओ पहली शब्दावली आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये शब्दावली तो हमने पढ़ी हुई है, ये मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि कैपिटल ए किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मास नंबर से। और ये क्या होता है, इसको आप क्या बोला था, इसको आपने क्या बोला था रदरफोर्ड में, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समेशन ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियन। यानी अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप कहोगे किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या की। बात समझ रही है, क्योंकि द्रव्यमान मानते किसका है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम जीरो मान के चलते हैं ना भाई, तो द्रव्यमान संख्या भी किसकी होगी, प्रोटॉन और की और न्यूट्रॉन की। पहले बात समझ आई, पहली शब्दावली आपको समझ आ गई कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो कुछ नहीं होती द्रव्यमान संख्या, द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट विल बी कॉल इट मास नंबर एंड न्यूक्लियन, या आप कह सकते हो कैपिटल ए। बात समझ आ रही है आपको कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल ए के, या आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या की। बात समझ आई। सेकंड बात, ये आपके पास होगी पहली टर्मिनोलॉजी, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ये बातों ने पढ़ी भी हुई है। सेकंड सुनो, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है अपने पास, परमाणु क्रमांक क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटॉमिक नंबर। देखो जी, मास नंबर को तो लिखा था आपने कैपिटल ए से, मास नंबर कैसे लिखा था आपने, कैपिटल ए से। परमाणु क्रमांक ये एटॉमिक नंबर को लिखते हैं हम कैपिटल जेड से। किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड से। कैसे लिखते हैं, कैपिटल जेड, ध्यान का जेड है, कैपिटल जेड से लिखते हैं हम किसको, परमाणु क्रमांक को। अरे भाई मास नंबर को कैपिटल ए से लिखा आपने और एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल जेड से। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप जानते हो जो परमाणु होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो आपको यह बताता है कि इस तत्व में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो बताता है आपको परमाणु क्रमांक। अरे आपने देखा होगा 6C12, इसको तो बोलते हो आप परमाणु क्रमांक। इसका मतलब क्या है, इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होगी, न्यूट्रल एटम में। अगर चार्ज वाला एटम है तो वहां पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होंगी, उनमें डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा बता दूंगा अभी आपको मैं। उससे पहले तो आप समझो परमाणु क्रमांक किसको डिनोट करते हैं हम, कैपिटल जेड से। मतलब जेड बराबर क्या होता है, लिखूंगा जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जेड बराबर क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड को आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। जेड में क्या होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जेड किसे रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन को। यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे आप क्या बोलते हो, उसका परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हो उसे आप, परमाणु क्रमांक। बात समझ रही है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सुनो, अगर आपके पास परमाणु, अगर आपके पास एटम जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उदासीन। क्या बोलते हैं इसे, उदासीन। जैसे मान लो आपके पास कार्बन 612 ये होगा। जैसे मान लो आपके पास सोडियम एटम न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। जैसे चार्ज वाले कौन से होते हैं, जैसे Na+ हुआ, Ag+ हुआ, F- हुआ, Cl- हुआ, Br, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो अपने पास हो गए चार्ज वाले। न्यूट्रल कौन से होते हैं, ऐसे वाले, जैसे CS, कुछ भी ले लो, फास्फोरस, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, जिनके ऊपर कोई आवेश ना हो उन्हें बोलते हैं उदासीन। तो सुनो, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें कच्चा रहता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। सुनो, अगर एटम आपके पास उदासीन है, यानी क्या है आपके पास न्यूट्रल, तो उस स्थिति में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, जब आपका जो एटम है वो क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उदासीन। बात समझो यहां से, अगर आपके पास परमाणु उदासीन है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। यानी उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। कब, लेकिन एटम क्या होना चाहिए भाई, उदासीन। ध्यान रखना, ये कंडीशन जब लगेगी जब आपके पास परमाणु क्या होगा, उदासीन। मतलब कैसा होगा, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं ले लिया 6C12, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता ही नहीं होता। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो मैं कहूंगा ये क्या होता है मेरे पास, परमाणु क्रमांक ही तो होता है। तो मैं कहूंगा इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे जी, 6। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 6 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन है। जैसे मान लो आपके पास, अपने पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 11। कब, जब आपके पास जो परमाणु है वो क्या होना चाहिए, उदासीन। तब है बात। अगर आपने आवेशित ले लिया तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला यूज लेना होगा, ये फॉर्मूला वहां पर काम
नहीं करेगा। बात समझ लो ध्यान से, अगर आपके पास परमाणु उदासीन हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, आपको एक एक टॉपिक तरीके समझाए जाएंगे ताकि आप बातों को सीख पाओ और उन्हें समझ पाओ। बात समझ आ रही है, कब है बात ये बात जब होगी जब आपके पास परमाणु क्या होगा, उदासीन। तो उस स्थिति में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगी, बराबर। लेकिन मान लो अगर आपके पास परमाणु आवेशित है, क्या है अपने पास, आवेशित, तो सर फिर हम क्या करेंगे, सुनो बात ध्यान से। अगर आपके पास परमाणु आवेशित हो गया, अगर आपके पास परमाणु आवेशित हो गया, यानी अगर आपके पास एटम चार्ज है, चार्ज मैं कहूंगा हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आवेशित। क्या है अपने पास, आवेशित। अब वो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है, वो कुछ मतलब उसमें कोई शक नहीं है, वो आवेशित हो चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित। तो सुनो, प्रोटॉन तो क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होंगे, प्रोटॉन तो कैसे निकालोगे, उसके एटॉमिक नंबर से। कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर से, यानी जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही होंगे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसे काम आएगा अब बता दूंगा आपको, यानी आपको इलेक्ट्रॉन अलग से निकालने पड़ेंगे और आपको प्रोटॉन अलग से निकालने होंगे। किसके लिए, जब आपके पास एटम कैसा है, आवेशित। कैसा है आपके पास, आवेशित। एग्जांपल समझाऊंगा अभी मैं आपको। तो अगर आपको प्रोटॉन चेक करने हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो ही उसके प्रोटॉन होंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा, जेड। जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक माइनस चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम हिंदी में लिख देता हूं, परमाणु पर आवेश। चार्ज ऑन एटम, परमाणु पर आवेश। ध्यान रखना, अगर धनावेश है तो धनावेश सहित लिखोगे यहां पर, और अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश सहित लिखोगे। कैसे काम करेगा अभी मैं बात कर लूंगा, यहां पर सुनो ध्यान से। ये बात कब होगी, ये बात कब होगी, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये बात एक मिनट माइक से कर लेता हूं, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब एटम उदासीन आवेशित होगा तो उस स्थिति में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के। यानी जो आपके पास परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, जेड। जेड बराबर क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन एटम, यानी आपके परमाणु पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला। आपको साइन सहित लिखना पड़ेगा, यानी उसके चिन्ह सहित आपको इसको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, सुनो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, जैसे मानो मैंने ले लिया Na+। क्या ले लिया मैंने, Na+। आपसे पूछा गया कि बताओ इस Na+ में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सुनो, हमको निकाला Na+ के लिए, आपको पता लग गया इसके ऊपर चार्ज प्लस है। धनावेश हो चाहे ऋणावेश वो मतलब नहीं रखता, चार्ज तो है ना। तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि आपने कहा था जब एटम आवेशित होता है तो प्रोटॉन ऐसे निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, प्रोटॉन बराबर क्या होगा, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से। जो इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का 11 तो होता है, तो मैं कहूंगा प्रोटॉन कितने होंगे इसके, 11। अब क्या निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ये रहा, जेड। जेड कितना है इसका, 11 है, माइनस चार्ज ऑन एटम। कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस कितना है, एक ही मानेंगे तो लिखोगे आप +1। ध्यान रखना साइन सहित लिखना है आपको। तो देखो जब इस प्लस को बाहर निकालोगे क्या बन जाएगा, 11 प्लस माइनस बराबर माइनस। बताओ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे नहीं आएंगे, मतलब Na+ में इलेक्ट्रॉन तो 10 होते हैं और प्रोटॉन कितने होते हैं इसके पास, 11। जैसे मान लो मैं ले लेता F-। क्या लेता हूं, F-। तो बताओ प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 ही तो होता है। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास, 9। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने क्या निकालोगे, 9 माइनस चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस, तो माइनस भी लिखोगे। माइनस का कितना है, 1 ही तो है। जब कुछ नहीं होता मनी मान के चलते, जब इसको आप ओपन करोगे तो ये माइनस बताओ बाहर आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, तो 9 + 1 हो जाएगा। बताओ 10 होंगे कि नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसके पास, 10, और प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास, 9। बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जब आपके पास चार्ज आवेशित होगा, जब आपके पास आवेशित एटम होगा तो प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे सम केसों में। कुछ केसों के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। बात समझ आ रही है आपको, दिख रहा है। तो ये बात किसके लिए, परमाणु क्रमांक के लिए, कि परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप किस प्रकार काउंट करोगे। अगर न्यूट्रल एटम है तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल में तो कुछ नहीं होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आपके पास आवेशित एटम है तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जेड माइनस चार्ज ऑन एटम। और ध्यान रखना आपको चिन्ह सहित लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना है और प्लस है तो प्लस लिखना है। यानी कि आपने ओनली 4 वैल्यू लिख दी, एक लगा दिया यहाँ पर हो गया काम, ऐसा नहीं हो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर बात है, समझ में बात। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझाई है, आगे की टर्मिनोलॉजी इससे आगे वाले लेक्चर में
मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।